सर। शुरू किया जाए। हेलो। This should be switched off. Completely switched off. He's insisting. मित्रों नमस्कार। अर्पण जी शुरू किया जाए। हेलो। It's not functional. Already 4 people are like, sir. You can continue. Oh, there is no response when I call him. No, 4 people are already 3 people are viewing, sir. You are in live. अर्पण जी शुरू किया जाए। नो रिस्पॉन्स। सभी ऐसे फोटो हैज कम। हाँ, he has written, ना? ओके। मित्रों नमस्कार। अर्पण जी का आभार जो उन्होंने आज मुझे ये मंच उपलब्ध कराया, और इधर जो कहानी संग्रहों उपन्यासों पर जो लेखकीय वक्तव्य आ रहे हैं वो बड़े प्रासंगिक हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग भारत में किसी लेखक की रचना प्रक्रिया पर इस तरह से बेबाकी से खुलकर बात कर रहे हैं। पश्चिम में तो लेखक लोग इतने ईर्ष्यालु हैं, इतने जेलस हैं अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में कि हेमिंग्वे तो गाली देने लगते थे अगर कोई उनसे पूछे कि वो किस तरह उपन्यास लिख रहे हैं। तो बहुत अस्तुत्य है प्रयास जन सुलभ पुस्तकालय का। इधर जो चर्चाएं हुई बहुत अच्छी चर्चाएं हुई हैं, और मैं अपने तीसरे उपन्यास की चर्चा यहाँ करना चाहता हूँ। गैर पारंपरिक ढंग से इसके पहले मेरे 2 उपन्यास छप चुके हैं दिल्ली से, और दोनों की चर्चा भी कर चुका हूँ मैं। बिरहा-तू सुल्तान और बनानी। तीसरा उपन्यास कन्फेशंस ऑफ अ फेक ऑर्फन, – 2010 में इसका लाइब्रेरी एडिशन छपा, जिसमें 386 पेज थे, 386 पेजेस, और 3 सालों के अंदर सारी प्रतियां समाप्त हो गईं। फिर पेपर बैक का एडिशन जो निकला वो 2013 में निकला 316 पृष्ठों में। और जिन गण्यमान व्यक्तियों ने इस उपन्यास पर अपनी ओपिनियन दी है वो मैं पहले आपसे शेयर करना चाहूँगा, फिर प्रक्रिया पर बात होगी। पहला कमेंट है असमिया के मूर्धन्य साहित्यकार और रिटायर्ड डीजीपी आसाम के श्री हरे कृष्ण डेका का। A fictional avalanche hit me, then it became a swirling current, sweeping me off my feet.
दूसरी टिप्पणी है ध्रुवो हजारिका आईएएस की, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन। ये पेंगुइन से इनकी 3 किताबें आ चुकी हैं। इट मीन्स कन्फेशंस ऑफ अ फेक ऑर्फन इज अ सेमिनल वर्क रिटन ऑनेस्टली एंड लूसिडली। तीसरी टिप्पणी है डॉक्टर विभाष चौधरी की, जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हैं, वो लिटरेरी क्रिटिक और ट्रांसलेटर भी हैं। उनकी टिप्पणी है एन इंटरेस्टिंग फोरे दैट कैप्टिवेट्स द माइंड विद इन्वेंटिव नैरेटिव टर्न्स। उदय भानु पांडेज नॉवेल ओपन्स अ फैसिनेटिंग fictional world for the reader. It is indeed a rewarding experience. कॉटन यूनिवर्सिटी के दर्शन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा खटनियार, जो लिटरेरी क्रिटिक और ट्रांसलेटर हैं, उनकी टिप्पणी है द प्रोग्रेस ऑफ अ काउंटर पिलग्रिम जर्नी थ्रू लाइफ्स रोगिश एंड होली वेटलैंड्स। तो मित्रों, कुछ चीज़ें मैं बता दूं। सही प्रक्रिया तो ये होनी चाहिए कि 2-3 महीने पहले ही टॉपिक का निर्धारण हो जाए और जो लोग श्रोता जो 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 शौकीन है ऐसे प्रोग्रामों के, उसको पढ़ें और पढ़कर लेखक से इंटरेक्ट करें, वो प्रश्न पूछें। तो अंग्रेज़ी में है, और ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी भी नहीं होगी। मैं तो एक अंधेरे कोने में छुपा हुआ गुमनाम सा लेखक हूँ, अदना सा। ये एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जो बिहार के रक्सौल टाउन में जन्म लेता है। एक खाते पीते परिवार में शराब बनाने का काम होता है उस परिवार में। उसकी माँ बड़ी सेंसिटिव है और पिता बहुत शराब का आदी है, और पूरा बचपन उसका नारकीय ढंग से बीतता है। इसलिए पहले अध्याय का नाम मैंने दिया है द नाइटमेयर, दुस्वप्न। और छोटा बच्चा समझ नहीं पाता कि उसका पिता ओवरसेक्स्ड है, वो यौन भक्षी है, और उससे माँ थक जाती है, अंत में मर जाती है। फिर शादी करता है वो, और विमाता और वो मिलकर इतना कष्ट देते हैं कि वो जा कर के एक यतीम खाने में, ऑर्फनेज में शरण लेता है, ये कहकर कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। फिर पता चल जाता है कि माँ बाप हैं और उसे खेदा जाता है। फिर वो भग के एक चलती हुई ट्रेन पे चढ़ जाता है। वहाँ से वो आसाम जाने वाली गाड़ी पकड़ लेता है, और ट्रेन में उसको मिलते हैं प्रोफेसर सत्यमित्र दुबे। हमारे गुरु थे, सोशियोलॉजी के, समाजशास्त्र के बहुत बड़े पंडित माने जाते थे। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम बारपेटा रोड में निकल जाओ, पहले डोमेस्टिक सर्वेंट बन जाओ, कुछ दिन तक ट्रेन में बोझा उठा लेना, स्टेशन पर कुली का काम कर लेना, और जब कुछ पढ़ लिख जाओ तो असम में अनंत संभावनाएं हैं। वहाँ चला जाता है। फिर वो बारपेटा रोड में कुलियों का एक सरदार उसको किसी बरुआ इंग्लिश का अध्यापक है उसके घर में नौकरी लगवा देता है। 3-4 साल रहने के बाद, मिडिल पास करने के बाद, उसका जो गुरु है वो गुवाहाटी आता है कार खरीदने के लिए, और इस बच्चे को कहता है, रामनाथ प्रसाद को, जो कन्फेशंस का प्रोटैगनिस्ट है, उसको कहता है कि तुम घर देखना, हम कार लेकर आ रहे हैं। और रात में जब वो सोया है, उसकी गुरु पत्नी उसे पाप करने पर मजबूर कर देती है।
वो बच्चे के लिए बहुत बड़ा शाक है। और पाप करने के बाद वो अपराध बोध से इतना ग्रस्त होता है कि वहाँ से भगकर वो गाड़ी पकड़कर और गोलाघाट आ जाता है। एक ढाबे में वो चर्चा सुनता है एडवोकेट पीके साइकिया की। ये जीवित पात्र हैं, अभी कुछ 10-12 दिन पहले वो नहीं रहे एडवोकेट। उनको मैंने जीवित पात्र के रूप में इंट्रोड्यूस किया है और अपनी सारी बात बताता है। तो वो उसको बिहार के ही एक उसी की जात के कलवार बनिया के पास भेज देते हैं। वहाँ जब जाता है तो उसकी 2 लड़कियाँ, तो वो कहता है, महाजन कहता है कि तुमको हमारी लड़कियों को पढ़ाना भी पड़ेगा। अब वहाँ से शुरू होता है और फिर इसका शोषण वहाँ भी शुरू हो जाता है। उसके बाद अंत में वो छोड़ देता है अपनी ससुराल में नौकरी वगैरह सब छोड़ करके वो चला आता है डिफू में 1 साल के बाद। वहाँ से फिर दीमापुर जाता है। दीमापुर के बाद एक डीएम उसको ईटानगर भेज देता है और वहाँ से वो राइज करता है। तो उसका घर जो है डोमेस्टिक मिजरी का एक केंद्र है। वहाँ से फिर वो अपने उस पिता को जाके वापस ले आता। उसकी पहली माँ तो मर चुकी, दूसरी माँ दुबई चली गई और वहाँ से आके लौटी ही नहीं। और यहाँ पर एक प्रोफेसर अमित मिश्रा हैं जो उसे काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देते हैं और बहुत ही धनी आदमी बनता है। लेकिन इसी में चंपा नाम की एक इंजीनियर की पत्नी से उसके अनैतिक संबंध हो जाते हैं। लेकिन वो संबंध ऐसे जटिल हैं कि उनको अनैतिक कहना भी एक तरह से संभव नहीं होगा। उसको सपोर्ट मिलता है। अंत में अपने परिवार को भी वो सहेजता है और उपन्यास समाप्त होता है। वो अमेरिका जाता है और चंपा से उसका जारज बेटा है एक इलिजिटिमेट चाइल्ड सन, उससे प्रोफेसर अमित मिश्रा की लड़की की शादी होती है। अब मैं अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। मैंने लिख लिया है, पढ़ दूँ सुविधाजनक होगा। मेरे जीवन की बहुत सारी घटनाओं की तरह मेरे इकलौते अंग्रेजी उपन्यास कन्फेशंस ऑफ ए फेक आर्फन का सृजन एक नाटकीय घटना है। जब मैं 1965 में असम आया और 1 महीने टिहू कॉलेज में काम करने के बाद असम के स्वायत्त शासित जिले कार्बी आंगलांग डिफू के लिए डिफू कॉलेज में व्याख्याता के रूप में काम करना शुरू किया, मैं लगभग 20.5 साल का था और एकदम नए परिवेश से तालमेल बिठाने की कोशिश में लगा रहता था। 10,500 की जनसंख्या वाले इस ऊँघते हुए गाँव-नुमा कस्बे और कस्बे-नुमा गाँव में किसी अतृप्त आत्मा की तरह भटकता रहता था। बाजार के मुहाने पर बारोबारी मंदिर से सटा एक पीपल का पेड़ था जिसके पास मोचियों की एक पंक्ति जमी रहती थी। उससे थोड़ी दूरी पर एक चटाई पर एक तीखे नयन नक्श वाला नौजवान बैठता था जो शीशे के आवरण वाले बक्से में सजे कलम, घड़ी, टार्च वगैरह बेचता था। ऐसा दुकानदार मेरे लिए एक कौतुक का विषय था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी असाधारणता थी जिसे नज़रअंदाज कर पाना मुश्किल था। पता चला कि ये सज्जन कोई गुप्ता जी हैं जो घड़ी, टार्च, फाउंटेन पेन की मरम्मत करते हैं और उन्हें बेचते भी हैं। धीरे धीरे उनसे मैं नई कलमें खरीदने लगा और कुछ हद तक हम लोग बेतकल्लुफ़ हो गए। तब मैं बलिया के इंजीनियर ठाकुर जनार्दन सिंह के साथ उनके सरकारी आवास PWD कॉलोनी में रहता था और बाजार आते समय गुप्ता जी से दुआ सलाम हो जाता था।
एक शाम जब मैं बाज़ार से लौट रहा था, उन्होंने नमस्ते किया और एक झोला मुझे थमाते हुए बोले, सर आपके कॉलेज के बड़े बाबू ने सब्जी का ये थैला आपको देने के लिए कहा है। मैंने चिढ़कर कहा, आपको बहुत शुक्रिया जनाब, लेकिन आप किसी गलत फहमी में हैं। मेरा नौकर घर गृहस्थी का सामान ले जाता है, मैं सब्ज़ी वगैरह कभी भी नहीं ले जाता। उन्होंने माफ़ी मांगी और मैं आगे बढ़ गया। कुछ दिनों बाद वो मुझे मिले और मैंने उनसे हाल चाल पूछा, लेकिन वो बहुत रिजर्व और आत्मसचेतन लगे। कहा, सर आपकी कृपा है, और आगे बढ़ गए। 1 महीने बाद वो मुझसे एक दोस्त के घर टकरा गए, जहां मैं दोस्त के जुड़वा भाइयों से कबीर के भजन सुन रहा था। उन दिनों मैं तबला वादन भी सीख रहा था। आज वो बहुत प्रसन्न दिखे और खुद कहा, सर आपको उड़द का सकपहता पसंद हो तो मैं आपके ही घर बनाकर आपको खिलाऊं, और उन्हें मैं अपने किराए के घर ले गया। इस तरह उनसे जान पहचान हुई, जो अंतरंग दोस्ती में बदल गई। धीरे धीरे उन्होंने अपने उस जीवन के बारे में बताया जो दुखों से लबरेज था। वह विवाहित थे और 3-4 साल का उनका बेटा बहुत प्यारा था। तब तक मेरी कोई रचना नहीं छपी थी। मेरी कहानी का नायक यानी नायक का मॉडल मुझे मिल गया था, लेकिन मैं इस तरह का स्नाब, इस तरह का दाम्भिक था, ऐसा बनना था कि ऐसी थीम पर उपन्यास या कहानी लिखना असंभव था। सो मुझे 1965 से 2003 तक इस अनुभव को उपन्यास बनाने के लिए इंतज़ार करना पड़ा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारी तैयारी बाद में शुरू हुई। तैयारी तो शुरू हो गई थी। जब आप किसी कहानी या किसी रचना की तैयारी करते हैं तो बहुत सारी आपकी प्रक्रिया जो है आपके अचेतन मन से निकलती है। तो मैं इस बीच और साहित्य लिखता पढ़ता रहा। इस बीच मेरे दोस्त ने डिफू छोड़ दिया, लेकिन संपर्क बना रहा। अब तक वो सफल व्यापारी और प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके थे। इस लंबे अंतराल का ये लाभ मिला कि मेरा व्यक्तित्व परिपक्व हुआ और जीवन के संघर्ष ने एक नई जीवन दृष्टि दी। मेरी दाम्भिकता भी बहुत कुछ घट गई। लिहाजा इस कृत्य में मैंने अपना मोल्ड, सांचा तोड़ दिया और दशकों से जो शैली गढ़ी थी उससे मुक्त हो गया। बल्कि ये कहना चाहिए कि अपने लेखक व्यक्तित्व का सांचा तोड़ने में मैं सफल हुआ। इस उपन्यास के अधिकांश पात्र भोजपुरी की चुनिंदा गालियों का इस्तेमाल करते हैं, और राही मासूम, रजा तथा कृष्णा सोबती जैसे दिग्गज लोग इन गालियों का प्रयोग जस्टिफाई भी करते थे। मेरे शब्दकोश में अवधि की गिनी चुनी शाकाहारी किस्म की गालियां थीं, लिहाजा मुझे भोजपुरी गालियों को बाकायदा सीखना पड़ा, जिनमें मुझे सबसे शाकाहारी और मासूम गाली बहन हेरोना लगी, जिसका अनुवाद मैंने अंग्रेजी में सिस्टर लूज़र की जगह सिस्टर ट्रेडर किया। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती का वासी, किताबों की दुनिया में रहने वाला, जीवन के अत्यंत अंधकारमय पक्षों को नहीं जानता था, लेकिन मेरे इस दोस्त ने व्यवहारिक जीवन के बारे में बहुत बातें बताईं। दाम्पत्य संबंधों की जो बातें मुझे अपने दोस्त के मुंह से सुनकर अविश्वसनीय लगती थीं, अब स्वाभाविक लगने लगी। कन्फेशंस ऑफ अ फेक ऑर्फन लिखने के पहले मैंने कंप्यूटर खरीदा और हाथ से लिखे 100 पृष्ठों को धीरे धीरे टाइप किया। मेरे सहकर्मी डॉक्टर संजीव साहू और स्नेहालु जामाता रणदीप शर्मा ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। मेरे बच्चे मेरे कायल स्वभाव से परिचित थे और उनका सोचना था कि मशीन बेकार पड़ी रहेगी। फरवरी 2003 में मैं रिटायर हुआ और अप्रैल में मैं गुवाहाटी चला गया ताकि उपन्यास ले सकूं। तो पूरा उपन्यास कंप्यूटर पर लिखा गया। अब इस उपन्यास की विधा के बारे में भी बातचीत कर लिया जाए। इस उपन्यास को कन्फेशंस ऑफ ए फेक ऑर्फन को किसी एक विधा की श्रेणी में रखना मुश्किल है। आप इसे प्रोलेटेरियन नॉवेल यानी सरबहारा उपन्यास, पिकारेस्क नॉवेल
एक ऐसा उपन्यास जिसमें किशोरावस्था से आगे की ज़िंदगी भर के लिए स्ट्रगल करता कोई आदमी दिखाया जाता नायक के रूप में। बिल्डुंग्सरोमन, ऐसा उपन्यास जिसमें मुख्य पात्र की शिक्षा के बारे में सब कुछ वर्णन हो। एजुकेशनल नावल का मिश्रण, ब्लेंड कह सकते हैं, अथवा इनमें से कोई एक। जे कडेन के शब्दों में, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द नावल इल्यूड्स क्लासिफिकेशन, डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थ्योरी, पेंगुइन रेफरेंस लाइब्रेरी बाय जे कडेन। विधा को लेकर मैंने ये प्रयोग इसीलिए किया ताकि इसमें नयापन, नावेल्टी आ सके। अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय साहित्य में नावल की विधा की अवधारणा इसी नवीनता के प्रति आग्रह से हुई। पश्चिम में उपन्यास का लोकेल शहर था, जबकि हिंदी उपन्यास का लोकेल प्रारंभ में गांव थे। मेरी इस कृति में अधिकांश पात्र गांवों के हैं, किंतु इसके लोकेल कस्बे से लेकर महानगर हैं। शुरू में इसका शीर्षक मैं कन्फेशंस एंड मेमोयर्स ऑफ रामनाथ प्रसाद एन ऑटोबायोग्राफी रखना चाह रहा था, लेकिन मेरे मित्र प्रशांत कुमार दास ने मेमोयर शब्द हटा देने की राय दी। अंत में मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के अतीत संपादक श्रीयुक्त एन.के. भट्टाचार्य साहब ने मेरी पांडुलिपि पढ़ी और एक आध उपयोगी सुझाव दिए। उन्होंने ही इसका शीर्षक सुझाया, कन्फेशंस ऑफ अ फेक ऑर्फन। बहुत दिनों बाद वुमन राइटर्स एट वर्क में मैंने पढ़ा कि सिंथिया ओजिक, OZICK, ओजिक, सिंथिया ओजिक कहती हैं, आई एनवीड ऑर्फन्स, दे वर रोमांटिक, पेज नंबर 308। और मेरा ऑर्फन अनाथ, जिसे करबी भाषा में जांग्रसो कहते हैं, फेक, नकली भी है, इसलिए वो और रोमांटिक है। जिन आदिवासियों के बीच में रहता हूँ, कार्बी लोग, उनकी पुरकथाओं के अधिकांश नायक अनाथ हैं और वो बड़े आदमी बनते हैं। राहुल साकृत्यायन ने भी कहीं लिखा है कि उन्हें बंजारे अच्छे लगते थे। उन्होंने तो ये तक कह डाला कि जब कभी मैं, आई कोट, जब कभी मैं बंजारों को देखता हूँ मैं बेचैन हो उठता हूँ, मन करता है उठूं और किसी बंजारन के हवा में लहराते लहंगे के पीछे पीछे चल पड़ूं उन्हीं के साथ, आई अनकोट। अर्थात औरों की कथा, अरुण कमल, तद्भव, अंक 1, अक्टूबर 2012, पृष्ठ 252। मैं किसी बंजारन या शाहजादी के लहंगे को पकड़ने का साहस ना जुटा सका, लेकिन ईश्वर की इस कृपा से मुझे मनुष्य से ज़्यादा दिलचस्प और कुछ नहीं लगता। और मेरा नायक केवल अनाथ ही नहीं, नकली अनाथ है और कुछ सीमा तक बंजारा भी। शायद इसीलिए वो मेरे नए सांचे में समा सका। जब राइटर्स वर्कशॉप के प्रोफेसर पुरुषोत्तम लाल ने इस उपन्यास की पांडुलिपि पढ़ी, उन्होंने इसकी भाषा को एक्सपेरिमेंटल कहा, प्रयोगात्मक भाषा, और ये भी कहा कि इट्स नैरेटिव इज ट्रेमेंडस, इसका नैरेटिव गजब का है। चूंकि ये प्राल्टेरियन उपन्यास है, इसके पात्र सीधी सादी भाषा बोलते हैं, नायक केवल मिडिल पास है, जैसे तैसे अंग्रेजी बोल लेता है। जब सरदार खुशवंत सिंह उसे अंग्रेजी में आत्मकथा लिखने की सलाह देते हैं, वो लिखता है, उपन्यास के एक अंश की काल्पनिक घटना। ऐसे पात्र से हम किंग्स इंग्लिश लिखने या बोलने की उम्मीद नहीं करते, अतः वो जीवन की भाषा बोलता है और उसकी अंग्रेजी भी सरल होते हुए भी बोधगम्य और बहुत सीमा तक व्याकरण सम्मत है। ज़्यादातर पात्र सर्वहारा हैं, वो भोजपुरी बोलते हैं और गालियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी मैंने मुल्कराज आनंद की नकल नहीं की, यानी व्याकरण से, भाषा के व्याकरण से मैंने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। यदि मेरे उपन्यास के सर्वहारा पात्र डर्बी या काकनी बोल सकते
जैसे D.H. लॉरेंस के बोलते हैं तो शायद बेहतर होता, लेकिन अंग्रेज़ी की ये बोलियां मैं नहीं जानता, इसलिए मैंने भोजपुरी डिक्शन, भोजपुरी शब्दकोश, भोजपुरी मुहावरे, भोजपुरी गालियों का अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन वाली भाषा मैंने यूज़ की। ये कैसा संयोग है कि जून 1965 में टिहू असम आने के लिए अवध तिरहुत मेल छोड़कर मुझे बारपेटा रोड स्टेशन पर उतरना पड़ा, और जब एक कच्चे खसपोश होटल में नहाने के लिए गया, वहाँ का लाल पीला पानी लाल पीला था, अक्षरशः लाल पीला था, जिसे देखकर मैं लगभग डर गया था। वहीं मैंने 10-12 साल के भोजपुरी लड़कों को सामान ढोते देखा। 38 साल बाद जब उपन्यास लिखने बैठा, मुझे अपने नायक की छवि वहीं मिल गई, और बारपेटा रोड इस उपन्यास की बहुत ही मुख्य घटनाओं में समाया हुआ है। मेरे सामने हिंदी की बोलियों के लोक गीतों को अंग्रेजी में अनुदित करने की चुनौती थी। इसमें मेरे असमिया मित्र और सहकर्मी प्रोफेसर प्रदीप चंद्र आचार्य का पर्याप्त सहयोग मिला। उपन्यास में रात के समय रेलवे स्टेशन के कुली गाते हैं, बदरा फार के निकरे तरैया, धरती फार के दूब, अचरा फार के निकरे जो बनवा, पिया का खिलौना खूब। इसका अंग्रेजी अनुवाद यह है: द स्टार्स बर्स्ट आउट ऑफ द क्लाउड्स, द ग्रास आउट ऑफ द अर्थ, माई बूब्स बर्स्ट आउट ऑफ माई स्कार्फ, द जॉय एंड प्ले ऑफ माई लवर। इसका अनुवाद मेरे मित्र और कोलीग प्रोफेसर प्रदीप आचार्य ने किया है। उपन्यास कथात्मक कतई नहीं है, किंतु असम प्रवास के आरंभिक काल में मैंने इस बात को बहुत शिद्दत से महसूसा था कि प्रवास में लोकगीत और माँ की बहुत याद आती है। अंग्रेजी को यथासंभव व्याकरण सम्मत रखते हुए मुझे इस भाषा को रेसी, उत्तेजक और मनोरंजक प्राय अश्लीलता का स्पर्श लिए हुए बनाना था। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 5 साल मेरे कानों में भोजपुरी की हजारों भदेश और रसीली गालियां पड़ चुकी थीं, जिन्होंने उस समय मुझे बहुत आहत किया था, लेकिन अब उस भाषा का मुझे सदुपयोग करना था। अंग्रेजी का 4 अक्षरों वाला शब्द पूरी दुनिया में मशहूर है। हेमिंग्वे और सरदार खुशवंत सिंह इस गाली का दिल खोलकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन मैंने इस गाली की तरफ केवल इशारा किया। असम में जुगुप्सा, व्यंग, क्रोध, चिड़चिड़ापन और प्यार प्रकट करने के लिए एक शब्द राम नाम की तरह चलता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को गरियाने के लिए इस शब्द का प्राय प्रयोग होता है, और मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ा। मेरा नायक केवल मिडिल पास है, पर वो शेर व शायरी का शौकीन है। उसका प्रिय शेर है: कैफ बरदोश बादलों को न देख, बेखबर तू ना कुचल जाए कहीं। राइटर्स वर्कशॉप कलकत्ता के प्रोफेसर पुरुषोत्तम लाल ने इस भाषा को एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक कहकर सराहा था, और राय दी थी कि उपन्यास के अंत में परिशिष्ट में गैर अंग्रेजी शब्दों पर टिप्पणी दी जाए। यहाँ एक बात देखने योग्य है कि पूर्वोत्तर भारत का ट्राइबल समाज जो भाषा बोलता है, वो न केवल चटपटी, मसालेदार और विटी यानी वाक चातुर्य से भरपूर होती है, अपितु गहराई लिए हुए भी होती है। ऐसी भाषा की खोज में मुझे असमिया, भोजपुरी, अवधी और बंगला के अल्प ज्ञान ने बहुत संबल दिया। मेरा नायक इतना विषपाई है कि कटुता उसके व्यक्तित्व का एक अंग बन जाती है, लेकिन उसका अंतरतम बहुत कोमल है। ऐसे जटिल व्यक्तित्व के लिए मुझे जो भाषा गढ़नी पड़ी, वो बहुत असाधारण किंतु चुनौतीपूर्ण है। वो अच्छी है या बुरी, इसका निर्णय तो मेरे पाठक करेंगे। सिंथिया उजिक का कहना है, आई कोट, एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज इट सीम्स टू मी is the only kind of power writer is entitled to. Women writers at work, पेज नंबर 301। सिंथिया कहती हैं कि भाषा ही एक ऐसी चीज़ है जो लेखक के अधिकार में आती है।
और वही उसकी संपूर्ण शक्ति है। चूंकि ये एक अर्ध शिक्षित की आत्मकथा है, इसकी भाषा बहुत परिमार्जित और रईसाना नहीं हो सकती। उपन्यास के यूथ अध्याय पृष्ठ 101 जहां नायक का बलात्कार होता है कि भाषा का एक उदाहरण। अब ऐसी चीज़ों को हिंदी में लिखते हुए बहुत परेशानी होती। ये सेकेंड एडिशन के पेज 79-80 पर है। As I lay wrapped in the warm luxurious rugs, I realized with a certain sense of triumph that the lady luck had started to smile on me. After some time, I began to sleep like a log and dreamed of Mrs. Barua's golden thighs and her hard, broad boobs, the sort of boobs the glory of which was sung by my father when he used to be delighted and devilish. My sleep was sound and undisturbed, but in the early hours I felt that somebody was stealing into my bed. In my sleep I took that feeling very lightly. I felt that it was only a figment of my imagination, but after some time I had a vague feeling that the phantom planted a kiss upon my cheeks, which were hairless, smooth and red like the apples of Arunachal Pradesh. I habitually turned my side and after some seconds lay on my stomach, dreaming of Mrs. Barua's voluptuous thighs and the lusty lips. As I was enjoying the imagination in my sleep and building castle in the air, I realized that the phantom or the ghost in my bed came heavily upon me. My whole body was under its grip and weight. Before I could realize what the entire phenomenon was, I was fully overpowered. The phantom had removed my pajamas and entered me with a devilish force. I realized with a shock that I was raped once more, and this time in my sound sleep. The second rapist was not a she but a he. To my utter disgust, I found that the massive thighs of a man whose seed was scattered on my behind were rubbing my creamy and smoothless thighs. Utterly shocked, confused and mortified, I hit the aggressor, though I was still unable to see his face. The aggressor whispered apologetically, "It's me, Ramnath Babu. You are so sweet that I went crazy about you. Forgive me or kill me. I could not resist the temptation of your beauty. You are my blue-eyed boy, my Mashook, male beloved, my Laila. You should have this sort of experience in life at least once. I want to make an announcement that is also a promise. I have decided to make you my son-in-law. Which of my two daughters you like better?" Second edition, paperback, page 79-80. अब मेरी कहानियों में और मेरे उपन्यासों में पात्रों की जो भाषा है वही उनके व्यक्तित्व को उद्घाटित करती है। ये हमारा टेक्निक है, लोग बताना नहीं चाहते लोगों को, लेकिन अब जिस तरह की भाषा ये व्यक्ति बोलता है, नायक का ससुर, ये कोई मनुष्य इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता। और यहाँ एक बात मुझे याद आती है स्वर्गीय रघुवीर सहाय साहब की। वो कहते थे कि लोग जब कहते हैं कि लेखक दूसरों को बेनकाब करता है, जब वो एक कहते हैं तो अर्ध सत्य बोलते हैं। जब लेखक दूसरे को बेनकाब करता है तो उससे पहले अपने को बेनकाब करता है। अब आप सोच सकते हैं कि मेरे जैसे एक वैष्णवी संस्कार में पले, एक कट्टर ब्राह्मण परिवार में यूपी में जन्मे, शाकाहारी,
मदिरा से दूर रहने वाले व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा लिख पाना कितनी कष्टप्रद रही होगी, लेकिन इस भाषा का प्रयोग करना पड़ा। ये उपन्यास आपको नरक की यात्रा करवाता है, परंतु मेरे कई पाठकों ने कहा है कि ये नरक की यात्रा इसीलिए सही होती है क्योंकि इसे ऐसी भाषा का सिंबल मिला है। ये स्वाभाविक है कि ऐसी भाषा हिंदी में लिखना मेरे लिए मुश्किल होता। मैंने बहुत सारे देशज हिंदी शब्दों का अनूदित अंग्रेजी रूप इस कृति में इस्तेमाल किया है। मेरे उपन्यास और कहानियों में प्रायः पात्रों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरा मानना है कि ईश्वर या साहित्यकार द्वारा सृजित पात्र केवल कहानी या थीम से ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। जब मैंने अपने मित्र प्रियम्बत से ये बताया कि मैंने एक ऐसे नायक की रचना की है जो बनिया भी है और बिहारी भी, उन्होंने कहा ये एक नई बात होगी। नायक के दो बलात्कार कल्पना की उड़ान भर हैं, किंतु ससुराल वालों का घटियापन, दामाद का निर्लज्ज शोषण, लोकप्रिय मुहावरे में महाजनी सभ्यता के रूप मुझे इसी संसार में देखने को मिल गए थे। उपन्यास जब पूरा हुआ, छप चुका, उसके बहुत दिनों बाद मैंने ये महसूसा कि इसके लगभग सारे पात्र अतिशय कामुक और यौनभक्षी यानी ओवरसेक्स्ड हैं। नायक उनमें सबसे आगे है और ये सहज वृत्ति उसे अपने पिता से मिली है। जीवन भर वो अपने बाप को कोसता रहता है और केवल बालिग होने पर, खासकर चंपा से संबंधित होने के बाद, वो समझ पाता है कि बाप वाले लक्षण उसमें भी है। शायद उसमें ये ज्ञान न जन्मता तो अपने पिता से सदैव दूर रहता, लेकिन चंपा उड़िया पर किया प्रेयसी उसे संभाल लेती है, अन्यथा वो अपने बाप का बाप होता। यहाँ उपन्यास में प्रयुक्त मनोविज्ञान उसे नैतिकता की सीमा से ऊपर उठा देता है। चंपा शेक्सपियर के हैमलेट में गर्चू की तरह है। शेक्सपियर के हैमलेट में हैमलेट की जो माँ है रानी गर्चू, उसके बारे में शेक्सपियर के समीक्षक कहते हैं कि वो बुरी स्त्री नहीं है, but she is attached to sex as fishes are attached to water। तो उपन्यास में ये वंजित है कि मनुष्य की गुणवत्ता सही सलामत है तो ओवरसेक्स व्यक्ति भी सहज सामान्य जीवन जी सकता है। इतिहास में जाएं तो नेपोलियन बोनापार्ट के ससुर ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस की 3 पत्नियां थीं और ओवरसेक्स होने के कारण उन्होंने तीनों को विध्वस्त कर दिया था। डेविड स्टैक्टन लिखता है दी बोनापार्ट्स में, फ्रांसिस हैड वर्न हिज 3 क्वींस आउट। अब उपन्यास के एक और आयाम की तरफ मैं आपको ले चलना चाहता हूं। पिछले 3 या 4 दशकों से स्त्री पुरुष के संबंधों में चौंकाने वाले परिवर्तन आ गए हैं। कोई भी साहित्यकार यदि इन संबंधों को जागरूक और संवेदनशील निष्पक्ष होकर नहीं देखता तो अपने धर्म से च्युत हो जाएगा। और यहीं गल्प में यौनिकता यानी सेक्सुअलिटी की थीम प्रासंगिक हो जाती है। लेखक इस थीम को कैसे बरतता है, इसी पर रचना की गुणवत्ता का निर्धारण होगा। जेम्स जॉयस के गल्प साहित्य का लोहा कौन नहीं मानता, किंतु उन्होंने अपनी रचनाओं में सेक्सुअलिटी को बरतते समय बॉडली फंक्शंस, दैहिक क्रियाओं का वर्णन कर जुगुप्सा की सृष्टि की है और यही मैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। मेरे उपन्यास में यौनिकता की चर्चा खुलकर हुई है, लेकिन हमेशा ये प्रयास किया गया है कि जुगुप्सा बोध ना हो। और यहीं आज जीवंत पात्रों का सृजन और युगों की अपेक्षा अधिक आवश्यक हो गया है। अगर आप अपनी रचना में जीवंत पात्र नहीं सृजित कर पाते तो आपकी रचना निरर्थक है। मैंने अपने इस उपन्यास में और दूसरी कृतियों में भी ऑथेंटिक पात्रों का सृजन किया है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे सारे पात्र काल्पनिक और सृजित हैं, यद्यपि कुछ पात्रों की प्रेरणा मैंने जीवित स्त्री पुरुषों से ली है।
या फिर सिंथिया ओजिक को याद करना चाहूँगा मैं। Even one invents absolutely, one is blamed for stealing real people। पृष्ठ 308, वुमन राइटर्स एट वर्क। सिंथिया कहती है कि अगर आप ऐसे पात्रों का सृजन करते हैं जो अनंत रूप से, संपूर्ण रूप से मौलिक हैं, तब भी आप बचेंगे नहीं। आपके पाठक कहेंगे कि आपने असली पात्रों को चुराकर अपनी किताब में रख दिया है। अब यहां कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। शेक्सपियर के कुछ पात्र, जैसे पोलोनियस है हैमलेट का, उसका पूरा चरित्र शेक्सपियर के एक समसामयिक लॉर्ड के ऊपर बेस था। सॉमरसेट मॉम जब ट्रेन या जहाज से यात्रा करते थे तो जो लोग मिलते थे उनकी मुखाकृतियों को एक डायरी में नोट कर लेते थे। लेकिन कभी कभी जो वास्तविक पात्र हैं वो कल्पना का प्रयोग करिए तो इस तरह बदल जाते हैं कि उनको पहचानना मुश्किल है। और जब एकदम काल्पनिक पात्र अगर वास्तविक से लगे तब समझना चाहिए कि कोई लेखक सफल है। जिस दिन मेरे अंग्रेजी उपन्यास का लोकार्पण हुआ, गुवाहाटी टाउन क्लब में मुख्य अतिथि और असमिया के प्रसिद्ध साहित्यकार हरे कृष्ण डेका ने कान में मुझसे कहा कि उपन्यास का एक पात्र बिल्कुल तुम्हारी परछाई दिखता है। शायद उन्होंने मेरे पात्र प्रोफेसर अमित मिश्रा की ओर इशारा किया था, लेकिन इस पात्र का सृजन मेरे सहकर्मी और अनुज समान प्रिय मित्र प्रोफेसर प्रशांत कुमार दास का एक सिंपैथेटिक कैरिकेचर है। अब कैरिकेचर से आप वो मतलब न निकालिएगा जो कार्टून वाला कैरिकेचर होता है। यहाँ मैंने उन्हें असमिया नहीं, किसी दिल जले लखनवी पात्र का जामा पहना दिया है, जो अपनी जिजीविषा और जिंदा दिली के कारण अपने दुखों के बावजूद जीवन को सार्थक बनाए रखता है। श्री दास तेजपुर यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं। लगभग 18 साल वो हमारे जूनियर थे अंग्रेजी विभाग में डिफू गवर्नमेंट कॉलेज के, और एक बहुत अच्छे विद्वान माने जाते हैं। उपन्यास के पात्र अमित मिश्र और मेरे वास्तविक मित्र में बहुत भिन्नताएं हैं और इसका कारण लेखक का धर्म है। अब मैं थोड़ा लेखक के ससुर लाल बचन गुप्ता के पात्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। लोग सोचते होंगे कि आदमी इतना बुरा कैसे होता है। नायक के ससुर लाल बचन गुप्ता का पात्र 100% काल्पनिक है। वो बुराई का पर्याय है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने समलैंगिकता को आई स्ट्रेंज फ्रीक ऑफ नेचर, प्रकृति की हैरान करने वाली प्रतिक्रिया कहा है। लेकिन इस पात्र ने बुराई के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं। शायद लैंगिक विकृति और लोभ की पराकाष्ठा होने पर मनुष्य ना होकर लाल बचन गुप्ता हो जाता है। उपन्यास की पोएटिक जस्टिस के अनुसार अरुणाचल के ट्राइबल लोग उसे सामूहिक रूप से पीट कर मार डालते हैं। नायक की प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक भी है। As I pour into the photographs of the states, I am amused to remember my father-in-law. To use his own Takiya Kalam pet phrase, the tribal boy of my orphanage proved to be smarter than him and the destiny buggered him, poor thing. I quote. जब संपन्न हो जाता है हमारा नायक तो वो बहुत बड़ा ऑर्फनेज ईटानगर में बनवाता है, जिसका उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर के रूप में करते हैं। नायक के लंगोटिया यार पौहारी का पात्र चार्ल्स डिकेंस के किसी साधारण पात्र की याद दिलाता है। पौहारी नाम का एक पात्र है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में पौहारी नाम बहुत ही कॉमन है अनपढ़ परिवारों में। इसकी सृष्टि के समय शायद चेतन अथवा अचेतन रूप से मुझे जानी वाकर याद आते रहे होंगे।
किंतु गरीबों के बीच होने वाली दोस्ती का तो यहाँ महिमा मंडन होता ही है। उपन्यास में रामनाथ प्रसाद शाह यानी नायक और चंपा महंती के अवैध संबंध की सरल व्याख्या बहुत मुश्किल होगी। हैमलेट के माँ गर्चू की तरह वो यौन भक्षी और सेक्स है, किंतु वो अपने जीवन की विसंगति और त्रासदी के बावजूद केवल एक पुरुष राम प्रसाद शाह से यौन संबंध रखती है अपने पति के अतिरिक्त, और अपने अवैध प्रेमिक की पत्नी से ईर्ष्या नहीं करती, वरन उसकी टूटी गृहस्थी को बचाती है। यदि उसे अपने मद्यपी और चरित्रहीन पति से एक बच्चा मिल गया होता तो शायद कोई दूसरा पुरुष उसके जीवन में न आता। मुझे उम्मीद है कि भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में चंपा का पात्र अविस्मरणीय रहेगा। और फिर इंजीनियर महंती पूर्वोत्तर भारत की उस अपसंस्कृति की उपज है जहां हराम के पैसे और सेक्स के पीछे कुछ सरकारी अफसर अपने परिवार को विध्वंस कर डालते हैं। वो अपने घर के चंपा जैसे हीरे को पहचान नहीं पाता है। अर्थ और काम की अंध पिपासा समाज में इंजीनियर महंती जैसों को ही जन्म देती है। उपन्यास में ताजगी लाने के लिए कुछ वास्तविक पात्रों का भी सृजन हुआ है। इंजीनियर ईपेन थॉमस मेरे अनन्य मित्र हैं और केरल से हैं। वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेरे परिवार के लिए परिचित रहे हैं, लेकिन इनसे संबंधित घटनाएं काल्पनिक है। इसी तरह पीके साइकिया, अभी 10-12 दिन पहले उनका स्वर्गवास हुआ है। वो डिफू में हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, वकील थे, बड़े अच्छे एडवोकेट थे, और उनको मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसा वकील देखा जो दो पक्षों के बीच में समझौता करा देते थे। उनको सम्मान देने का एक अकिंचन प्रयास है। मैंने ईपेन थॉमस साहब को ईपेन थॉमस साहब को सम्मान देने के लिए उनको मैंने कई किताबों में पात्र के रूप में सृजित किया है। मेरे दूसरे उपन्यास बनाने में भी उनकी चर्चा है। ऊपर से बहुत बुरे दिखने और जाने वाले लोग भी बड़प्पन के स्वामी होते हैं। चंपा तथा नायक के पिता ऐसे ही पात्र हैं। मैंने पूरे उपन्यास में मनुष्य का संबंध अर्थ और पूंजी से कैसा होना चाहिए, इस बात को लेकर बहुत सारे तर्क दिए हैं। भोग और अर्थ पिपासा जीवन को कितना दारुण बना देता है, इसकी एक झलक पाठक अवश्य पाएगा। लोगों में जब मेरी कहानी सदन सकारे जाएंगे आकार पत्रिका में छपने वाली थी, प्रियंबद ने इसे पुरुष विमर्श की कहानी कहा था। हिंदी के मुख्य उपन्यासकार और कहानीकार प्रियंबद जी, इतिहासकार भी। किंतु जब स्त्री विमर्श होगा तब पुरुष विमर्श होना लाजिम है। मेरे कथा साहित्य में पूर्वोत्तर भारत के जितने पात्र हैं, विस्थापितों और माटी पुत्र पुत्रियों के बीच होने वाले द्वंद्व की चर्चा है। उनके बाद पूर्वोत्तर भारत के लोग हैं जो लोकल हैं, स्थानीय हैं, और बाहर से लोग आते हैं, उनके बीच में एक तरह का द्वंद्व होता है। लेकिन मैंने सदैव इस बात का प्रयास किया है कि मैं किसी न्यायाधीश की तरह निष्पक्ष रहूं। अपने लंबे वास अथवा प्रवास में मैंने ये महसूस किया है कि पूर्वोत्तर भारत का मनुष्य मानवीय गुणवत्ता में उत्तर भारत के लोगों से बेहतर है। ये बात सर्वमान्य है कि कविता स्वतः स्फूर्त होती है, किंतु जहाँ तक मैं अपने सृजित साहित्य को समझ सका हूँ, मेरा ये निष्कर्ष है कि मेरे सारे उपन्यास, 3 प्रकाशित और 1 लिखे जा रहे समेत, और कहानियाँ सभी स्वतः स्फूर्त हैं या उनके सृजन का उत्स किसी स्वतः स्फूर्त विचार अथवा मनुष्य में है। जब मैं अपना उपन्यास कन्फेशंस ऑफ ए फेक ऑर्फन पूरा कर चुका, तब ये एहसास आया कि एकाध पात्रों को छोड़कर इसके सारे पात्र यौन भक्षी और सेक्स हैं। मेरा मानना है कि रचना प्रक्रिया स्वतः स्फूर्त होती है, लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हैं, आपकी एम्बेडेड सेंसिबिलिटी
यानी संस्कार जनित संवेदनशीलता आपका काम आसान बना देती है। इस उपन्यास में जब नायक और लाल बच्चन गुप्ता में व्यापार का हिसाब होता है, तब गुप्ता की कमीनगी से आक्रोशित होकर रामनाथ प्रसाद कहता है, डोंट डेयर एड्रेस मी एज दामाद जी, रोड आई, when did you treat me as a son-in-law, or even Langri as your child? Under bracket, I deliberately referred to my wife as Langri as I wanted to demolish the scoundrel's ego and puncture his vanity. Page number 139. चलते चलते एक दिलचस्प घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। आप लोग बोर हो गए होंगे, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। 2004 में मेरा उपन्यास हिंदी बुक सेंटर दिल्ली से आया और एक आईएएस अफसर ने उस किताब को पढ़ा भोपाल में। उत्तर प्रदेश के थे वो, मध्य प्रदेश काडर के अफसर, और धीरे धीरे उन्होंने चिट्ठी लिखी, फ़ोन किया, फिर बड़ी दोस्ती हो गई, बहुत घनिष्ठ मित्र हो गए और धीरे धीरे मित्रता जो है ब्रदरहुड में बदलने लगी और लगभग हर किताब हमारी उन्होंने खरीद कर पढ़ी। उसके बाद में जब इस उपन्यास की चर्चा चली तो उन्होंने कहा कि इस पांडुलिपि को मैं पढ़ूंगा। जब उन्होंने पांडुलिपि पढ़ी तो उनकी हाथ से लिखी 8 पृष्ठों की बहुत लंबी चिट्ठी आई, जिसमें उन्होंने मुझे बहुत धिक्कारा और कहा कि देखिए आपके 3 बच्चे हैं, नातिन बड़ी हो रही है, वो भी बड़ी होगी कभी, और जीवन के जिस अंधकार में पक्ष की आपने चर्चा की है उसे सुनकर उन्हें सदमा पहुंचेगा। ये मैं आपको आदेश देता हूं, आप कतई मत भेजिए किसी पब्लिशर के पास, दोबारा लिखिए, आप भेजिए ही मत, चीर कर फेंक दीजिए। चूंकि मैंने 6 साल मेहनत की थी इस उपन्यास पर, मैं ऐसा नहीं कर सका और धीरे धीरे ये दोस्ती समाप्त हो गई। उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया और मुझे लगता है कि दोस्त नहीं, मैंने अपना एक सगा भाई खो दिया। आज अगर वो सुन रहे होंगे इसे तो मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे और मुझे इस बात का संतोष है कि पूरा उपन्यास पढ़कर लोग बुरे पात्रों से घृणा करेंगे और जीवन के अंधकारमय पक्षों से 2-4 होना भी सीखेंगे। इस उपन्यास में जीवन की विजय का संदेश है और गतानुगतिक नैतिकता का प्रश्न गौण हो जाता है। अनेक त्रासदियों, संघर्षों और क्रूरताओं के बावजूद जीवन पवित्र है और मनुष्य अपनी खुशी को जीत सकता है। तो जो मित्र यहाँ आए हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। खासकर अर्पण जी का आभार है कि जिन्होंने इतना समय निकाला मेरे लिए, और मेरी तो इच्छा थी कि कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न का मैं उत्तर दूं, लेकिन हमारे ख्याल से आप लोग पहले ही ऊब चुके होंगे। तो अर्पण जी, क्या समाप्त किया जाए अब, या किसी कुछ डिस्कशन करना है, कुछ पूछना हो तो पूछिए। हेलो, हेलो, अरे मातिया ना सुन अतुल बाबू। क्या हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है अर्पण जी? Want to finish them?